क्रॉप डिजीज के इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी फंगी, वायरस और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स की। देन कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज क्या है प्लांट्स में। हमें पता है प्लांट्स हैं, they can't communicate or speak, but they can feel pain and discomfort when they are in difficulty. मोस्टली जो प्लांट्स अफेक्टेड होते हैं उनमें हमें सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि दे आर इन पेन, बट व्हेन दे आर proper healthy, then they absorb water by roots, translocation, then metabolize or store the photosynthetic products and produce seeds or other reproductive organs. But when when plants under effect in pathogenic organism or an adverse environment factor, the activities of cell disturbs. यानी कि जब कोई प्लांट है वो एक पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के अफेक्ट में होगा या कोई जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो एडवर्स कंडीशन में होंगे, तो जो सेल है वो क्या होगी, डिस्टर्ब होगी, वो इनहिबिट करेगी या फिर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, वो उसके बाद क्या होगा, वो मर जाएगी। तो प्लांट्स में जो हमारे चेंजेस हैं वो क्या है, विजिबल टू द नेकेड आई। दीज विजिबल चेंजेस आर कॉल्ड सिम्टम्स। ऐसे कुछ लक्षण जो हमें सामने से नजर आते हो वो सिम्टम्स कहलाते हैं। और जो इनविजिबल और विजिबल रिस्पॉन्स है एक प्लांट सेल का या टिश्यू का टू द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंटल फैक्टर रिजल्ट इन एडवर्स चेंज इन द फॉर्म, फंक्शन और इंटीग्रिटी ऑफ द प्लांट। मतलब जो एक प्लांट एक एडवर्स एनवायरमेंट और या फिर पैथोजन के खिलाफ शो करता है, तो वो किस फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, उस प्लांट की शेप, फॉर्म या फिर फंक्शन के थ्रू। और कहीं ना कहीं कभी कभी जो एंटायर प्लांट है वो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो कुछ ऐसे सेल्स या टिश्यू हैं जो कि अफेक्ट होते हैं और ये बताते हैं कि वो उनका जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रूट्स के इन्फेक्शन की बात करें या कोई रूट है उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या होगा, वो रूट क्या करेगी, जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल से अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी और वो जो इन्फेक्शन है वो अब किसमें, अगर कोई इन्फेक्शन है वो जाइलम वेसल्स में है, जहाँ पे वाटर का क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, जिसमें जो ट्रैकियाड्स हैं या वेस्कुलर वाइल्स होते हैं कुछ कैंकर्स में, तो वो क्या है, इंटरफेयर किसके साथ कर रहा है, वो वाटर लोकेशन और वाटर एंड मिनरल जो का जो ट्रांसलोकेशन है वो इसमें इंटरफेयर कौन कर रहे हैं, वायरस या फिर बैक्टीरिया। अब अगर हम बात करें क्राउन ऑफ प्लांट लीफ स्पॉट्स, ब्लाइट्स, रस्ट, मिल्ड्यू, मोजाइक, ये सब क्या है, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हमें शो होते हैं इन प्लांट्स व्हेन दे आर इन पैथोजेनिक अटैक। कई बार फोटोसिंथेटिक प्रोसेस भी हॉल्ट होती है। फ्लोएम सेल्स में या वेन्स ऑफ लीव्स में हमें, बार्क ऑफ स्टेम्स में, शूट्स में हमें ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। These disease caused by virus and molecules and protozoa interferes with the downward translocation of photosynthetic products and infection of flowers and fruits and reduce of production process. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स हैं जो कि पैथोजेनिसिटी को कॉज करते हैं। पहले आते हैं बायोटिक एजेंट्स, यानी कि लिविंग एजेंट्स that cause disease and are generally referred to as pathogen, usually causing disease in plants by disturbing the metabolism of plant cells through enzyme, टॉक्सिन, ग्रोथ रेगुलेटर, या फिर कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो वो सिक्रीट करते हैं while absorbing food product from host cells for their, यानी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, जो फूड प्रोडक्ट होता है प्लांट का उसमें से
जो फूड है वो ऑब्जॉर्ब करते हैं, और साथ ही साथ सम पैथोजेंस में आल्सो कॉज डिजीज बाय ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग इन जाइलम और फ्लोएम वेसल्स ऑफ प्लांट। यानी कि कुछ पैथोजेंस हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम, जहाँ पे फूड एंड वाटर ट्रांसलोकेट होता है, वहाँ पे वो क्या करते हैं, ग्रो होके और अपने नंबर्स जो है वो मल्टीप्लाई यानी कि इंक्रीज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पानी या फिर फूड का जो ट्रांसलोकेशन है वो डाउनवर्ड या अपवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाता है, वो ब्लॉक हो जाता है। एबायोटिक एजेंट्स में इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं जो कि एक प्लांट में डिजीज कॉज कर सकते हैं, जैसे टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, पॉल्यूटेंट्स, जो कि एक लेवल अबव या नीचे होते हैं एक सर्टेन रेंज ऑफ टॉलरेटेड बाय द प्लांट्स। प्लांट्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एडवर्स कंडीशन में उस प्लांट को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं, लेकिन एक रेंज के बाद वो जो एबायोटिक एजेंट्स अगर एक्सीड कर जाते हैं तो वो प्लांट्स जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। टाइप्स ऑफ प्लांट डिजीजेस, इसमें कई तरीके से हो सकती है, जैसे कि हमने पढ़ा फंगी, प्रोकैरियोट्स जिसमें बैक्टीरिया एंड मॉलिक्यूल्स आते हैं, वायरस एंड वायराइड्स, पैरासाइटिक हायर प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गे, नीमेटोड्स एंड प्रोटोजोआ। इसमें आपके क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, फंगई किस किस टाइप की हो सकती है, प्लाज्मोडियम, माइसोलियम, कॉलोनी फॉर्म में हो सकती है, स्पोर्स फॉर्म में हो सकती है। बैक्टीरिया में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जो फिशन बैक्टीरिया होते हैं जो फिशन प्रोसेस करते हैं, या जो मॉर्फोलॉजी या फ्लैजिलेशन के आधार पे उन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिस हो सकते हैं, स्टेफाइलोकोकस, कई तरीके के ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं। देन मॉलिक्यूल्स में भी अलग अलग, जैसे स्पायरोप्लाज्मा है। देन हायर प्लांट्स में विचवीड है, ड्वार्फ मिसिफ्टोन है, देन ब्रोमोप्रास है, देन डोडर है। उसके बाद वायरस में और वायरस, उसके बाद निमेटोड्स, अडल्ट्स हो सकते हैं, एग हो सकते हैं, जुवेनाइल हो सकते हैं, और प्रोटोजोआ में फ्लैजिलेट्स और इनफ्लैजिलेट्स दोनों हो सकते हैं। उसके बाद जो एबायोटिक है उसमें आपके आते हैं हाई टेम्परेचर या फिर लो टेम्परेचर, एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर और लैक ऑफ सॉइल मॉइस्चर, लैक और of excess of sunlight, then oxygen, air pollution, nutrient deficiency, mineral toxicity। then बात करते हैं हम जब सॉइल की एसिडिटी और एल्कलिनिटी, then pesticides की toxicity, improper culture practices, these are all included in abiotic plant disease infection। Some diseases such as ergot of rye and wheat make plant products unfit for human or animal consumption by contaminating them with poisonous fruiting structure. This is known as ergot alkaloid is lyserginic acid diethylamide infamous, यानी कि एक LSD जो एक ऐसा एल्कलॉइड होता है जो कि उस खाने को वो क्या कर देता है, कंटामिनेट कर देता है, और वो अनफिट हो जाता है ह्यूमंस और एनिमल के कंजप्शन के लिए। और सबसे पहले इसे हेलुसिनेशन एज अ यूज किया गया था 1960s में, डिपेंडिंग ऑन वेदर द होस्ट प्लांट दैट इज व्हीट, राई और बार्ले एंड स्पीशीज ऑफ अर्गोट फॉर्मिंग फंगस, जो कि फंगस फॉर्म करती है, उसको द अमाउंट ऑफ अर्गोट इन फील्ड एंड हार्वेस्ट बार्ले ग्रेन में वेरी, मतलब ये डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, प्रिफर्ड as does the frequency and severity of symptoms of ergotism. Rye, which is often consumed by animal and poor people, is the most frequent host of ergot. सबसे ज़्यादा जो ergot जो formation है वो rye में पाया जाता है, whereas wheat preferred by the rich least frequent host of ergot. The property of ergot alkaloid to constrict blood vessels and cause gangrene in humans and animals. एक disease cause करता है जिसे हम gangrene बोलते हैं humans में। Many grains and sometimes other seeds, also plant products such as bread, hay, purees, rotting fruits are often infected, contaminated with one or more fungi that produce toxic
कंपाउंड नोन एज माइकोटॉक्सिन। तो जो फंगीज हैं वो इन प्लांट्स में क्या करती हैं, माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं। और ऐसे अगर प्रोडक्ट को एनिमल्स या ह्यूमन कंज्यूम करते हैं तो उन्हें कुछ ऐसी सीवियर डिजीज हो सकती हैं इंटरनल ऑर्गन्स की, नर्वस सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, और वो यहाँ कई कई केसेस में उनकी डेथ भी हो सकती है। कुछ ऐसी एंडोफाइटिक फंगी होती है जो कि ग्रास को इन्फेक्ट करती है और वो इंटरनली ग्रो होती है प्लांट्स, और मोस्टली दे डू नॉट seen to seriously damage the grass plant. They produce toxic compound that causes severe disease in wild and domestic animals that eat the plant. तो जो एनिमल्स वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल्स जो उन प्लांट्स को, उस ग्रास को खाते हैं, उसमें उन्हें क्या होता है, जो केमिकल जो टॉक्सिक है वो उसको अफेक्ट करता है। एक और डिजीज है जिसे हम बोलते हैं यंग टर्की बर्ड्स, जिसमें मोल्डी फीड एंड कई ऐसे पीपल्स और एनिमल्स हैं जिनकी हेल्थ जो है वो अटेंशन में आई थी। सेवरल ऑफ माइक्रोटॉक्सिन आर प्रूवन कार्सिनोजेंस, मतलब जो कैंसर कॉज करते हैं और वो इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, जिनसे ह्यूमंस और एनिमल्स जो भी उनको कंज्यूम कर रहे हैं उनकी ग्रोथ है वो रिटार्ड होती है। कुछ थोड़ी मात्रा में जो माइक्रोटॉक्सिन से जो अफेक्टेड इम्यून सिस्टम है और मेटाबॉलिज्म है वो भी कहीं हद तक ह्यूमंस और एनिमल्स का प्रभावित होता है। अगर माइक्रोटॉक्सिन की हायर कंसंट्रेशन की बात करें तो उसमें ह्यूमंस और एनिमल्स में नर्वस का एजिटेशन हो सकता है, डर्मल एंड लेजन्स हो सकते हैं, इम्पेयर्ड ग्रोथ हो सकती है, किडनी और लीवर भी डैमेज होते हैं, और कैंसर कई ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हमें देखने को मिले हैं। Most of the case damaged by the mycotoxin in food or feed consumed by humans and animals. The people and animals spending considerable time surrounded by the moldy food or feed that is added danger of directly breathing spores of these fungi. यानी कि जो fungi है उनका direct contamination हो रहा है in animals and humans, जिससे जो स्पोर्स हैं वो ब्रीथिंग के साथ साथ एक एनिमल्स या ह्यूमन में एंटर करते हैं एंड देन दे फर्दर कॉज डिजीज। जो सबसे पहला प्लांट डिजीज का अफेक्ट है वो पड़ता है फाइनेंशियल लॉस पे। प्लांट डिजीज में लिमिट द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोडक्ट कैन बी केप्ट फ्रेश एंड हेल्दी। अगर एक प्लांट है उसमें डिजीज है तो वो जो प्रोडक्ट है वो जितना एक टाइम तक फ्रेश और हेल्दी रह सकता है उस लिमिट को क्या करता है, उस टाइम ड्यूरेशन को कम करता है, जिससे हमें शॉर्ट पीरियड में उस प्रोडक्ट को सेल करना होता है ताकि जो उसका जो वो प्रोडक्ट है वो फ्रेश और हेल्दी रह सके, पर जिससे एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, जो प्रोसेस प्राइसेस है वो काफी लो होती हैं। प्लांट डिजीज रिड्यूस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस, दोनों ही, यानी कि क्वालिटी जो गुणवत्ता है और क्वांटिटी जो मात्रा है वो प्लांट डिजीज की वजह से उसमें अफेक्ट होती है प्लांट प्रोडक्शन में। एक कंडीशन होती है जिसे हम बोलते हैं फाइलोक्सेरा, यानी कि ड्राई लीफ। ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि जब प्लांट में अगर हो जाए तो उसमें क्या होता है, जो फ्रूट फॉर्मेशन है वो रुक जाता है। 1878 में ग्रेप लीव्स इन सम फ्रेंच वाइन यार्ड्स बिगन टू शो वाइटिश डाउनी स्पॉट्स ऑन देयर अंडरसाइड, यानी कि जो लीव्स का जो अंडर साइड होता है उसमें कुछ वाइट ऐसे स्पॉट्स दिखने को मिले थे, जिसमें जो येलो फर्दर वो वाइट से येलो हो गए और उसके बाद वो ब्राउनिश ब्लैक होके वो जो लीफ है वो डाई हो गई। ये जो कंडीशन है इसे हम डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। और सबसे पहले ये किसके द्वारा जो कॉज की गई थी ये पता लगा था, ये फंगी है प्लाज्मोपैरा विटिकोला, जिसकी वजह से ये जो
प्रॉब्लम है ये ग्रेप लीव्स में देखी गई थी, क्योंकि हमें पता है जो नंबर और साइज है वो क्या हो रहा है, एक टाइम के बाद जो स्पॉट्स का वो इंक्रीज हो रहा है, जिससे पूरी जो लीव्स हैं वो सारी क्या हो रही हैं, उससे अफेक्ट हो रही हैं, और वो लीफ जो है वो उस प्लांट से शूट से गिर रही हैं, और फर्दर उस लीव्स के बाद जो शूट है वो भी अफेक्ट होने लग जाता है। उसके बाद एक बॉटनी प्रोफेसर है पियरे एलेक्स मिलर, जिसने ये चीज नोटिस की, और ये हमें इसके बारे में पता लगा। उसके बाद है द इंसेक्ट पैथोजन कंसंट्रेशन मल्टीफेसिलेटेड एंड इम्पोर्टेंस। The first type of incidental transfer of bacteria or fungus spore to other plants or organs where they might cause disease probably involves many type of crawling, walking or flying insects such as flies. तो कुछ ऐसे ट्रांसमीटर होते हैं जो एक डिजीज को दूसरे प्लांट में लेके जाते हैं, वो इनके कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं या फ्लाइज होती हैं जो कि क्रॉल करके वॉक या उड़ के वो जो है क्या कर रही हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जब नेक्टर को कलेक्ट करती हैं, या फिर जो बीज हैं वो भी क्या करती हैं, एक फ्लावर से वन पार्ट ऑफ फ्लावर प्लांट देन टू अदर, वो क्या कर रही हैं, उस डिजीज को फैलाती हैं। Such insects may include different type of fruit flies, aphids, leafhoppers, beetle ants and many others. कुछ ऐसे ये एजेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, एक से दूसरे पौधे में इस डिजीज को फैलाते हैं। कुछ ऐसे फ्लैशी ऑर्गन्स या फिर पोटैटोज के होते हैं जो कि जिसमें सॉफ्ट रॉड बैक्टीरियम पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्लम कुर्सीलियो बीटल क्रिएटेड बाउंड्स ऑन फूड ड्यूरिंग ovipositing. The increased number of entry point over the fungus made on fruits by insect make it possible for fungi such as those causing brown rot of palm and stone fruit to be much more damaging in orchards where insects control is poor. यानी कि जब पॉलिनेशन के टाइम क्या होता है, जो पॉलिनेशन के टाइम क्या होता है, जो भी हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो फंगस को कैरी करके दूसरे प्लांट में सेटल करा देते हैं, जिससे जो फ्रूट फॉर्मेशन है या फ्लावर फॉर्मेशन है वो हर्ट हो जाता है। देन उसके बाद आपके हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड सिग्निफिकेंट प्लांट डिजीजेस। 1000 BC में जॉर्ज जी होमर ने थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज बताई थी सल्फर की। इन्होंने देन उसके बाद ये रिकमेंड किया था कि अगर हम ऑलिव ऑयल को के एक्सट्रैक्शन के बाद हम उसको स्प्रिंकल कर दें तो वो क्या है, मोस्ट एंशिएंट रिपोर्ट्स जो ये बताती हैं कि कुछ ऐसे मिल्ड्यूज, रस्ट, प्लांट्स और अदर क्रॉप्स हैं जो कि अफेक्ट होते हैं। ड्यूरिंग द 2 millennia of fatalism, a few important observations were made on cause and control of plant disease, but they were not believed by their contemporaries and were completely ignored by the generation that followed. कुछ ऐसे ईयर्स थे जिनमें इस चीज को के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और इसे इग्नोर किया गया, जिससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है वो हायर प्लांट्स में कम होता गया। उसके बाद 200 AD में कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं उनको फूड से होस्ट प्लांट है उनको पता लगाया गया कि उसमें पैरासाइट है वो डिजीज कॉज कर रहे हैं। तो उसके बाद थियोफ्रेस्टस ने, जिसे हम फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, उसने सबसे पहले उसको सिस्टमेटिक स्टडीज के अंदर इसको पढ़ा। उसके बाद जो कि अरिस्टोटल का क्या था, स्टूडेंट था, उसके बाद उसने 2 बुक्स लिखी प्लांट्स पे, नेचर ऑफ प्लांट्स, और जिसमें उसके अलग अलग कल्टीवेशन के मेथड्स थे, हर्बेशियस प्लांट, वाइल्ड एंड कल्टीवेटेड वेजिटेबल प्लांट, सीरियल्स, जासोकॉल लेग्यूम्स, मेडिसिनल प्लांट्स थे, और कुछ उनके सैप्स थे।
देन एक रीजन ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ उन्होंने लिखी थी, जिसके बारे में उन्होंने एनवायरमेंटल चेंजेस और उनके इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में उन्होंने ध्यान दिलवाया था। और origin and propagation of serial unnatural influences including disease, death of plant, about the order and the taste of plants के बारे में भी उन्होंने बताया था। कई कुछ सालों तक जो है वो पीपल जो है इन चीज़ों से सफ़र हुए थे, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, क्योंकि जो प्रैक्टिसेस थी वो काफ़ी पुअर थी इन टर्म्स ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन। 1617 में फ्रेंच फिजिशियन थॉलिनर ने ये ऑब्जर्व किया एर्गोटिज्म, किसमें, ये जिसे हम होली फायर भी बोलते हैं, जो कि बहुत ही डेडली और सीरियस डिजीज होती है ह्यूमंस में। और सबसे पहले ये नॉर्थ सेंट्रल यूरोप में एक दूसरे से दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट हुई, और किसकी वजह से हुई, जो एर्गोट कंटामिनेटेड ग्रेन्स थे। एंड एट अबाउट द सेम टाइम रॉबर्ट हुक इन इंग्लैंड इन्वेंटेड द डबल लेंस्ड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने जब डबल लेंस माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया तब उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे सेल्स हैं जो नेकेड आई से विजिबल नहीं होने के बावजूद भी वो प्लांट्स में क्या करते हैं, डिजीज कॉज कर रहे हैं। 1735 में स्वीडिश फिलोसोफर था, साथ में वो बॉटनिस्ट भी था, कार्ल वॉन लाइन, जिसने अपने सिस्टम नेचर पब्लिशिंग में उन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट स्पीशीज एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्लांट्स का, वो लाइन स्पीशीज हाउएवर रिजिड एंड वाज सपोज्ड टू हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड सिंस क्रिएशन। उसके बाद इंग्लिशमैन चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, उनको इवोल्यूशन कैसे एक टाइम के बाद उनका इवोल्यूशन होता है, और कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट चेंजेस से अडेप्ट होते हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद 7279 में इटालियन बोटेनिस्ट पियर एंटोनियो मिशेली ने फंगी की न्यू जेनरा के बारे में बताया और उसके रिप्रोडक्टिव साइकिल को इलिस्ट्रेट किया। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम कोई भी फ्रेशली कट फ्रूट है उसके अगर हम उसको प्लेस करते हैं तो कुछ टाइम के बाद उनमें कुछ स्ट्रक्चर ग्रो होते हैं, जिसे हमने फंगी का नाम दिया। तो ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है, जिसमें देन उसके बाद जर्म थ्योरी आई थी, डिजीज की, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। उसके बाद हम बात करते हैं वाई प्लांट प्रोडक्शन, कि हम प्लांट का जो प्रोटेक्शन है वो क्यों कर रहे हैं। द प्लांट दैट सस्टेन अस ऑन दिस अर्थ वर क्रिएटेड मच अर्लियर देन द फर्स्ट मैन। ह्यूमन के इवोल्यूशन से पहले ही जो प्लांट हैं वो इस अर्थ पे प्रोड्यूस हुए और जो एक माध्यम बने सारे ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल का। अब क्या है, प्री एग्रीकल्चर डेज में, अभी क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो सिस्टमेटिक है, लेकिन जब प्री एग्रीकल्चर डेज की बात करें तो कोई भी एक ऐसा कल्टीवेशन करने का एक सिस्टमेटिक तरीका नहीं था जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लांट डिजीज होने से बचा सके। सबसे पहले जो बिगनिंग थी एग्रीकल्चर की वह अननेचुरल एक्ट था, जिसमें बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक प्लांट के को इन्फेक्ट करने में। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर साइंटिफिक एग्रीकल्चर में रिसर्च हुई वैसे वैसे क्या हुआ, एक पैरेलल लाइन जो है वो क्रिएट हुई, जो कि ये बता रही है कि कैसे हम प्लांट डिजीज को क्योर कर सकते हैं और क्रॉप के इवोल्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। अभी क्योंकि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो अपनी इतनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है कि अब जो है वो एक थ्रेट बन चुकी है प्लांट्स के लिए, सीरियस प्रॉब्लम है फार्मर्स के सामने। और साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटेड जो एफएओ के एस्टिमेट के हिसाब से 1982
जो कि हुआ था, उस एस्टिमेशन में 450 मिलियन पीपल ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आर सीरियसली अंडर नरिश्ड, यानी कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है फूड से, या फिर उनके पास फूड की क्या है, कमी है। तो जो द परसेंटेज, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है विद इन द कमिंग ईयर्स। तो जो इम्बैलेंस है पॉपुलेशन ग्रोथ और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, इसको कम करने के लिए भी हमें जो प्लांट का प्रोडक्शन है वो जरूरी है। देन लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कल्चरेबल लैंड, क्योंकि लैंड जो है कल्टीवेट करने के लिए वो भी हमारे पास क्या है, कम है। मैक्सिमम कल्चरेबल लैंड हैविंग इवन ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर सम ऑफ द रीजन विच अकाउंट फॉर शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से जो फूड में क्या आ रही है, शॉर्टेज आ रही है। द शॉर्टेज ऑफ फूड इन द वर्ल्ड कंपेल्स एग्रीकल्चर टू इंक्रीज प्रोडक्शन, कि हम कैसे जो बढ़ती आबादी है उसको उसको बैलेंस करने के लिए जो प्रोडक्शन है हमें इंक्रीज करना है। अब कुछ हम ऐसे क्या करते हैं, एम्फेसाइज किस पे करते हैं, न्यू कल्टिवेटेड प्लांट जो कि बेटर यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज हैं, मोर मिनरल फर्टिलाइजर्स पे, एम्पल इरिगेशन पे, मैक्सिमम यूज ऑफ लैंड बाय नॉट परमिटिंग एंड fallow period. Judged from plant pathological point of view, these recommendations need careful consideration. Maximum of yield can be achieved only if along with ensured fertilization, irrigation and seeds of high yielding variety, यानी कि ऐसे high yielding quality के जो seeds हैं उनकी help से हम production increase कर सकते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटीज है, जरूरी नहीं है कि वो डिजीज रेजिस्टेंट हो। तो अगर वो डिजीज रेजिस्टेंट होंगे उसके बाद भी जो क्रॉप है वो इज लायबल टू अटैक बाय मैनी मोर डिजीज, वो दूसरी कोई डिजीज से सेंसिटिव होंगे। तो जो यूनिफॉर्मिटी है किसकी, जेनेटिक मटेरियल इन द फील्ड, हैवी प्लांट प्रोडक्शन पॉपुलेशन एंड प्रेजेंस ऑफ क्रॉप कैनोपी ऑलमोस्ट थ्रू ऑफ ईयर फेवर सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन एंड स्प्रेड ऑफ पैथोजन कॉजिंग डिजीज। अगर जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है प्लांट का उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी तो कई हद तक हम जो प्लांट डिजीज है उनको होने से बचा पाएंगे। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या सिर्फ हम एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं तो वो हमारे एनिमीज को प्रॉफिट मिल देगा, ना कि प्लांट प्रोडक्शन में। तो कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट डेंजर फ्रॉम डिजीज विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। इससे खत्म होने के बजाय वो जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज होगी। और क्योंकि राइजिंग पॉपुलेशन के टाइम पे इन चीज़ों को अवॉइड करना मुश्किल है, इसलिए हमें क्या करना, जो कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन टू सिचुएशन लाइज इन रिकॉग्निशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, सो दैट वट एवर इज sown in the field grow into crop, whatever is grown is enabled to achieve its maximum production potential, ताकि जो भी हम फील्ड में कल्टीवेट करें वो प्रॉपरली ग्रो हो और कंज्यूमर तक पहुंचे। इसमें आपके वीड्स बता रखा है 33% डिजीज, 26% इंसेक्ट पेस्ट, 20% रेट, 6% ऑफ स्टोरेज। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी प्रोडक्शन को कम होने में कहीं ना कहीं एक तरीके से कारक है, फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बाद। जो नेक्स्ट चैप्टर आपका क्रॉप और मैनेजमेंट में आता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट।